Episode 215 Spending a Night on a Tree। थोड़ी सी रोशनी उन शाखाओं और पत्तों को पार करते हुए सीधे अबीर की आंखों पर पड़ती है, जिससे तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर जब वो वहां कोहरा देखता है तो वो अपनी आंखें छोटी कर लेता है। अभी बारिश का होना ये संकेत कर रहा था कि अब सूखा खत्म होने वाला था। जैसे ही वहां पर सूखा खत्म होगा, निया के दोनों साथी पशु नगर के पशु मानवों को हिलाकर उसे ढूंढ लेंगे। नहीं, उसके पास उन्हें हराने का यही मौका है। अबीर उन्हें पकड़ में नहीं आने देगा। ये सोचकर अबीर निया को अपने पंखों में और भी जोर से दबा लेता है। जब एक आदमी अपने साथी से बहुत दूर निकल जाता है तो वो महसूस नहीं कर पाता है कि उसका साथी कहाँ है। उदाहरण के लिए चट्टान और पशु नगर की दूरी। जब अबीर के पिता ने उन्हें चट्टान पर पाला था तब वो हमेशा ही पशु नगर की तरफ देखकर परेशान हो जाता था। फिर जब उन्होंने उड़ना सीखा तो वो वहां से तुरंत ही चला गया। शायद अबीर की भावनाओं में बहुत ही चंचलता थी। वो बिना किसी कारण निया को अचानक नींद से जगा देता है। वो अपनी आंखें मसलती हुई आसमान की तरफ देख रही थी। कल रात की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। फिर अबीर इंसान बनकर निया से पूछता है, तुम जाग गई? वो भी निया के कंधे पर हाथ रखकर उसके पास आकर शाखा पर बैठ जाता है। जब निया के ऊपर से गर्म ब्लैंकेट उठता है तो उसको ठंड लगने लगती है। ठंड की वजह से निया कांपने लगती है। वो बोलती है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अबीर भी हाँ बोलता है। अबीर चुपचाप ऐसे उड़ने लगता है जैसे वो अब थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकता। निया को ये नहीं पता था कि अचानक अबीर अलग ही दिशा में उड़ने लग गया था। जैसे नागाल चाल चलकर गलत दिशा में जाकर निया को बचा रहा था, उसी तरह गलत दिशा में जाकर अबीर भी नागाल और जिरास का रास्ता भटका रहा था। फिर जब दोपहर होती है और धूप तेज होती है, अबीर एक गिलहरी पकड़ता है और फिर उसे रोस्ट कर देता है। फिर वो निया को खाने के लिए दे देता है। अबीर बोलता है, अभी मेरे पास मसाले नहीं है, इसीलिए इसे ऐसा बनाया है। एक बार जब हम लोग चट्टान पर पहुंच जाएंगे तो वहां मैं नमक ढूंढ लूंगा। अपने चेहरे पर सख्त और गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाकर वो पशु मानव की तरह बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं जिरास जितना टेस्टी मीट रोस्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। जब जिरास मीट बनाता था तो वो कई बार अबीर ने झांक कर देखा था कि कौन सा मसाला कब डाल रहा है, इसीलिए उसे खुद पर भरोसा था। निया उसके हाथ से खाना लेते हुए बोलती है, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अबीर को उम्मीद नहीं देना चाहती थी और ना ही उसका समय बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बिना दुखी किए उसे कैसे मना करे। सूखे के समय अबीर कड़ी धूप में छत पर खड़ा रहा है ताकि वो निया के करीब रह सके। ये सोचकर ही निया के दिल में दर्द होने लगता है। अगर वो अभी सिंगल होती और जब वो इस दुनिया में आई थी तब सबसे पहले उसे अबीर मिला होता तो वो जरूर उसे पसंद करने लगती। निया को लगता है कि उसे किसी भी आदमी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर आगे से वो किसी भी आदमी के करीब नहीं आएगी तो ही उसके लिए अच्छा है। वो बहुत धोखा देते हैं। धरती पर ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जिन्हें ये पशु मानव बार बार प्रपोज कर देंगे। अबीर बोलता है, जल्दी खा लो, फिर हमें अपने रास्ते पर आगे भी जाना है। वो मीट का एक टुकड़ा खाती है। वो अबीर को बोलना चाहती थी कि उसकी मीट रोस्ट करने की कला बहुत ही खराब है। वो नागाल की तरह ही है। मीट के ऊपर की परत जल चुकी है और वो बहुत ही कड़वा लग रहा है। निया जब अपना सर नीचे करके देखती है तो उसे पता चलता है कि मीट में अभी भी खून लगा हुआ है। वो देखकर ही उसकी चबाने की स्पीड कम हो जाती है। निया को लग रहा था कि उसका मुंह गीला है, लेकिन फिर जब वो खून के धब्बे देखती है तो उसके पेट में अजीब सा होने लगता है। निया अपने मुंह पर हाथ रख देती है। फिर वो भागते हुए पेड़ के पास जाती है और उल्टी करने लगती है। अबीर का मुंह तुरंत ही बदल जाता है। वो भी भागते हुए वहां पहुंच जाता है। उसका हाथ बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। वो निया की पीठ थपथपाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में निया खड़ी हो जाती है। अबीर पूछता है, क्या ये इतना बुरा था? निया की उल्टी पूरी हो जाने के बाद अबीर बड़ी ही सावधानी के साथ पूछता है, निया कल के खाए हुए अंगूर भी निकाल देती है। उसका मुंह खट्टा और कड़वा हो गया था।
निया बोलती है, ये पका हुआ नहीं था। अबीर अब खुद को दोष दे रहा था। फिर वो उसके हाथ से मीट छुड़ा लेता है और उसे आग में कुछ देर पकने के लिए छोड़ देता है। इस बार वो पूरी तरह से पक गया था। फिर जब निया उसे जले हुए मीट को सूंघती है तो उसके पेट में फिर अजीब होने लगता है। आखिर में वो फिर उसे नहीं खाती है। फिर अबीर उसके लिए सिर्फ फल लेकर आता है। अब जब वो लोग फिर चलने के लिए तैयार होते हैं तो अबीर फिर पहले वाली दिशा में ही उड़ने लगता है। अब उसकी बॉडी भी सुधर गई थी और उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। वो अपनी सबसे तेज वाली स्पीड से उड़ रहा था। निया ने 2 दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर जब वो अगले खाने की तैयारी करते हैं तो निया उसे समझाती है कि कैसे बनाना है, वो भी बिना मसाले का था। वो खाकर भी निया को बहुत ही बुरा लगता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उल्टी को रोकने की कोशिश करती है। ये चीज देखकर उसे टीवी के नाटक की याद आ जाती है। उनमें जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसका यही रिएक्शन होता है। अचानक निया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सोचती है कि जब उसने जिरास के साथ मीट किया था उसे अब 1 महीना हो गया है। इस बार उसका पीरियड भी नहीं आया है। उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब उसके अंदर सांप के अंडे थे तब भी उसका पेट बाहर नहीं निकला था। उसकी भूख भी नॉर्मल ही थी। निया को लगता है कि ये सब सूखे और गर्म मौसम की वजह से हो रहा है, इसी वजह से उसके पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं है। निया अपना सर नीचे करके पेट की तरफ देखती है जो कि सफेद स्नेक स्किन से ढका हुआ था। वो प्यार से उस पर हाथ फेरती है। ये नहीं हो सकता है, क्या इस बार वो तेंदुए के बच्चे को जन्म देगी? अभी निया के इशारे को गलत समझ लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? फिर वो चिंतित होकर बोलता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग चट्टान पर पहुंच जाएं, फिर मैं जाकर मेफुल आदमियों से नमक ले आऊंगा। जब वो मेफुल प्रजाति का नाम लेता है तो निया को हिना की याद आ जाती है। उसके चेहरे पर हट, गुस्सा, डर और चिंता दिखाई दे रही थी। निया अपने हाथ हिलाते हुए शांति से बोलती है, मुझे लगता है कि मैं जिरास के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर अचानक से अबीर की काली आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो निया के पेट की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी और दुख दोनों के ही एक्सप्रेशन थे। उसका मुंह खुला रह जाता है और वो सिर्फ इतना ही बोल पाता है, ठीक है, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम बस आराम से रहना। वो इतने आराम से बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर वो निया के साथ जोर से बात करेगा तो उसे हर्ट होगा। निया मुस्कुराने लगती है। वो लगातार यही प्रार्थना कर रही थी कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन इस वक्त उसके दिल में सिर्फ खुशी हो रही थी। वो 3 महीनों से प्रेग्नेंट थी। अगर उसे 1 और महीना हो जाता तो फिर उसमें प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते। इस बार वो अबीर की अच्छाई को नहीं ठुकराती है। वो अपना सर हिला देती है। निया बोलती है, थैंक यू। अब तो अबीर को ये बात पता थी, इसीलिए वो अब निया को उठाने में बहुत ध्यान रखता है। अबीर पेड़ की छाल से बड़ी नेट बनाता है। निया ने जो नेट बनाने का तरीका बताया है उसके अनुसार उसमें मुट्ठी के साइज के छेद होते थे। फिर अबीर उसमें पेड़ की छाल की परत लगाता है। फिर वो उसमें पतली पत्तियों को परत लगाता है। अबीर ने निया के लिए झूला तैयार किया था। जब वो लोग रास्ते में थे तो अबीर ने उसे झूले को अपने पंजों में पकड़ कर रखा था। बच्चे के आ जाने से अब निया की उदासी कम हो जाती है। वो अपने बच्चों की खुशी के लिए उस बेस्वाद मीट को खा लेती है। अबीर पिछले 2 दिनों से जंगल के ऊपर उड़ रहा था। निया बार बार पीछे मुड़कर इसीलिए देख रही थी कि कहीं उसे कोने में जिराज और नगाल दिखाई दे दे। फिर जब अबीर को पक्का हो जाता है कि उन्होंने चील पशु मानवों को पीछे छोड़ दिया है तो वो कैनोपी के ऊपर उड़ने लगता है। वो अब तेज उड़ रहा था। निया को जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो आराम करने के लिए वहां लेट जाती है। वहां बहुत तेज धूप थी और मौसम भी गर्म था। निया अपने ऊपर बेड की पत्तियों को रखकर भी सहन नहीं कर पा रही थी। 7 दिनों बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां नीचे बड़े मैदान थे जिनका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर हरी घास थी, नदी थी जिसमें नीले आसमान दिखाई दे रहे थे, वहीं बादल भी थे और वो सभी जानवर थे जो घास खाते हैं। समय समय पर वहां पर चील शिकार करने जाती है। चील प्रजाति के लिए वो जगह स्वर्ग है, बस वहां पर कोई भी जगह रहने के लायक नहीं थी। अगर वो और आगे जाते तो फिर समुद्र शुरू हो जाता। किनारे पर पत्थरों से टावर बने हुए थे
उन पर बिल्कुल भी घास नहीं थी। जब निया अबीर को सीधे पत्थरों की तरफ जाते हुए देखती है तो उसे लगता है कि यह चट्टान समुद्र में ही एक टापू है। फिर वो अचानक से नीचे जाने लगता है और चट्टान की चोटी पर जाकर वो जमीन पर उतर जाता है। निया झूले से बाहर निकलती है। वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके सूर्य से बचने की कोशिश कर रही थी। फिर जब निया अपने आसपास उजाड़ को देखती है तो उसका मुंह खुल जाता है। वो बोलती है, ये है समुद्र की चट्टान। निया अबीर के चेहरे की तरफ देखती है। वो दोनों बहुत ही करीब थे। जब वो अपना चेहरा ऊपर करती है तो उसकी आधी नजरों को अबीर के चेस्ट ने ढक रखा था। निया मुस्कुराने लगती है और फिर समुद्र देखने के लिए अपना सर घुमा देती है। समुद्र की ठंडी हवा निया के बाल उड़ाती है। उसकी स्कर्ट में लगी झालर भी लहराने लगती है। अबीर जब देखता है कि वो चट्टान कितनी उजाड़ है तो वो शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ निया पर ही टिकी हुई थी। वो गहरी आवाज में जवाब देता है, हाँ। निया कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसे देखने के लिए पलटती है। एक चील पशु मानवों का झुंड उड़ता हुआ आ रहा था। वो बहुत कोलाहल मचा रहे थे। वो उन दोनों को घेर लेते हैं। उनमें सबसे बड़े चील पशु मानव बहुत बूढ़े थे। जो सबसे छोटे थे वो सिर्फ एक हाथ जितने बड़े ही थे। सभी एक दूसरे के पहले रोने की लड़ाई करते हैं। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये लड़की है, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। इसकी बॉडी भी कितनी स्मूथ है और हमारी बॉडी कैसी काले पंखों में छुपी हुई है। ये पहली बार हुआ है जब कोई समझदार पशु मानव लड़की को लेकर आया है। क्या ये प्रेग्नेंट है? पशु मानव, क्या तुम इसे यहाँ जन्म दिलवाने के लिए लेकर आए हो? अबीर इन छोटे पशु मानवों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन जब वो ये बात सुनता है तो उसकी आवाज थोड़ा फड़फड़ाती है। उसके गले में से रोने की आवाज निकलती है। दूसरा बोलता है, हाँ, ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। अब वो छोटे पशु मानव तो और भी उत्सुक हो गए थे। बहुत सारों की आंखें तो निया के पेट पर ही टिक जाती हैं। निया आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या इस जगह पर सभी लोग चील प्रजाति के हैं? अबीर बोलता है, हम लोग इसी जगह बड़े हुए हैं। फिर जब हम बड़े हुए तो हम लोग साथी ढूंढने अलग अलग जगहों पर चले गए। फिर जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें यहाँ ही छोड़कर फिर अपने साथी के पास जाते हैं। निया तुरंत पूछती है, क्यों? तुम लोग बच्चों को उनके माता पिता के साथ बड़ा क्यों नहीं होने देते हो? अबीर चट्टान के किनारे पर पहुंचता है और नीचे झुककर हरी घास के मैदान को देखता है। उसकी नजरों से लग रहा था कि वो कुछ याद कर रहा है। अबीर बोलता है, एक कठोर वातावरण हमें ताकतवर बनाता है। मैं भी अपने बच्चों को यही छोड़ूंगा ताकि वो भी ताकतवर बने। वो बोलते हुए निया की तरफ पलटता है। एपिसोड 216, अबीर्स ओल्ड नेस्ट। निया अबीर की आंखों में देखकर मतलब कैसे नहीं समझ सकती है। वो तुरंत नीचे की जगह देखने के लिए आगे जाती है। उसे फिर वही उम्मीद थी कि कहीं से उसे नागाल और जिराफ दिख जाएं। निया मुस्कुराकर बोलती है, और वो लोग मुझे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। फिर वो अपने बड़े हुए पेट को सहलाती है। ये उसे और भी निश्चित बनाता है। वो प्रेग्नेंट ही होनी चाहिए। वैसे उसका चेस्ट भी फूला हुआ लग रहा था। ये तो अब रोज ज्यादा खाने की वजह से नहीं हो सकता है ना? अबीर गहरी सांस लेता है। फिर उसके मन में अचानक जो चिढ़ उठती है उसे दबाता है। फिर वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपने नेस्ट में ले चलता हूं। निया भी मान जाती है। अबीर का नेस्ट ऊंची चट्टान पर था और उसका मुंह समुद्र की तरफ था। उसके अंदर एक पतली सी जगह थी जिसमें पेड़ की शाखाएं और कई तरह की सूखी घास भरी हुई थी। उसमें बहुत सारे नर्म पक्षियों के पंख भी थे। निया जब बैठती है तो उसे एक पंख चुभ जाता है। फिर वो अपने हाथ से उसे हटा देती है। अबीर बिना ऊपर देखे जल्दी से नेस्ट को साफ कर देता है। जब वो बोलता है तो उसकी आवाज में थोड़ी सी शर्म दिखाई देती है। पहले हम 3 पशु मानव इस नेस्ट में रहते थे। अभी कुछ साल हुए जब मैंने इस जगह को छोड़ दिया था। ये थोड़ा गंदा है। मैं थोड़ी देर में नई परत बिछा दूंगा। निया अपना सर हिला देती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जितनी भी पंख हैं वो सारे अबीर के नहीं हैं, लेकिन ये नेस्ट के सभी पक्षियों के हैं। वो ये समझ जाती है। अबीर चुपके से निया की तरफ देखता है। निया बोलती है, अभी अगर नागाल मुझे यहाँ पर लेकर आता तो उसे यहाँ समुद्र पर पहुंचने में महीनों लग जाते।
उसने कहा था कि उसे अकेले यहाँ पहुंचने में आधा महीना लगेगा। वो कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंच जाएगा। वो अबीर को ये कहना चाहती थी कि तुम उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, लेकिन निया को चिंता होने लगती है। वो बोलती है, लेकिन जिराज की स्पीड इतनी तेज नहीं है। नागाल उसे अलग फेंकने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिराज भी मुझ तक पहुंच ही जाएगा। उसका प्रश्न था सिर्फ करणवीर का, क्या वो उस तक पहुंच पाएगा? जब निया ये प्रश्न कर रही थी तब उसके दिल में कुछ धुंधला सा जवाब भी था। करणवीर एक ऐसा पशु मानव है जो कभी हार नहीं मानता है। अबीर के चेहरे पर फिर गुस्सा दिखाई देता है। वो निया को कोई जवाब भी नहीं देता है। अबीर बोलता है, मैं जाकर शिकार करता हूं, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। निया हाँ बोलती है, लेकिन उसका चेहरा विकट हो जाता है। वो खुद के लिए परेशान नहीं थी, उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि जो बात एप किंग ने बोली, क्या वो सच थी? क्या वो यहाँ पर आपदाएं लेकर आएगी? वो अभी सिर्फ 20 साल की लड़की है। वो तेज तो है, लेकिन उसे अभी भी बड़े लोगों की खुदगर्जी समझ नहीं आती थी। उसकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, इसके लिए वो किसी के भी साथ रह सकती है। अगर एप किंग ने जो कहा कि वो आपदा लेकर आएगी, अगर वो सच है, तो फिर जहां वो रहेगी आपदा भी उसके पीछे यहां तक खिंची चली जाएगी। इस जगह पर सिर्फ चील पशु मानव ही हैं और यहाँ समुद्र भी है, तो अगर यहाँ पर भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो भी किसी को चोट नहीं लगेगी। अबीर के जाने के बाद सभी पशु मानव उसकी तरफ उमड़ते हैं। फिर वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए निया के ऊपर उड़ने लगते हैं। एक बोलता है, ए लड़की, इधर देख, मेरे पंख कितने काले और चमकदार हैं। दूसरा बोलता है, मेरे पंख देख, कितने मोटे हैं। अगला बोलता है, तुम्हारे पंख तो कुछ भी नहीं, मेरे देखो कितने लंबे हैं। कोई और बोलता है, मेरी चोंच कितनी तीखी है। निया अचंभे में अपनी पलकें झपकाती है। वो जानती थी कि ये सभी पशु मानव हैं। वो उनको देखकर मुस्कुराती है। सभी छोटे पशु मानव आश्चर्य करते हैं, फिर कुछ देर शोर करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि वो लड़की उनसे बिना कुछ बोले मुस्कुरा रही है, तो वो एक दूसरे को देखते हैं और बातें करने लगते हैं। क्या इस लड़की को हमारी भाषा समझ ही नहीं आ रही है? यही लगता है। एक पशु मानव जो निया के करीब खड़ा था, वो बोलता है, क्या हम बड़े हो जाएं उसके बाद ही इससे बात कर पाएंगे? तभी हम पशु मानवों की आम भाषा सीख पाएंगे। छोटे पशु मानव ज्यादा देर तक उससे चिढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि अबीर शिकार से वापस लौट आया था। अबीर ने इस खाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो नमक के टुकड़े ढूंढने के लिए एक चट्टान पर गया जिसे वो जानता था। यहाँ कुछ ऐसी चट्टानें थी जहां पर नमक अपने आप बनता था, लेकिन कम मात्रा में था। फिर जब वो फल ले रहा था और लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तो वहां किस्मत से उसे लहसुन मिल जाती है। फिर वो आकर ध्यान से मीट रोस्ट करने लगता है। वो छोटे चील निया के आसपास घेरा बना लेते हैं और वहां से जाना नहीं चाहते हैं। वैसे तो अभी भी छोटे थे, लेकिन फिर भी इस क्रूर प्रतियोगिता में आना चाहते थे। वो जानबूझकर लड़की के पास आना चाह रहे थे। फिर वो उस खाने को पत्ते में लपेटकर मुंह में रख लेता है और नीचे आने लगता है। फिर जब अबीर ज्यादा प्रेशर देता है तो सभी छोटे पशु मानव बिखर जाते हैं। हवा में सिर्फ थोड़े से ही काले और भूरे पंख बचे थे। जब निया उस लहसुन की खुशबू वाले मीट को सूंघती है तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। वो उसके हाथ से मीट छुड़ा लेती है और उसे खाने लगती है। निया उसे खाते हुए बोलती है, अच्छा बना है। अभी तक अबीर की खाना बनाने की कला सुधर गई थी। इस बार उसने मीट पर लहसुन और नमक डाला था, जिसकी वजह से वो ज्यादा टेस्टी लग रहा था। निया उसे खाकर संतुष्ट हो जाती है, लेकिन पूरा खा लेने के बाद उसके मुंह में चिकना हो जाता है। अबीर निया की तरफ देखता है और चुपचाप उसके हाथ में नारियल दे देता है। निया उसे पीने लगती है। वो खुश होकर बोलती है, यहाँ पर नारियल भी है, ये सही है। पृथ्वी पर भी नारियल के पेड़ समुद्र के पास ही पाए जाते हैं। यहाँ पर भी समुद्र है और तापमान भी ज्यादा ही है, इसीलिए यहाँ पर नारियल होना आसान बात है। अबीर बोलता है, इसे नारियल बोलते हैं, हम इसे नाम से नहीं बुलाते हैं, हम आगे से इसे नारियल ही बोलेंगे। मुझे पानी लाने के लिए बर्तन नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने इसे उठा लिया। तुम्हें ये पसंद आया है? मैं आगे से और लाऊंगा। अबीर की आवाज में प्यार छलक रहा था। वो पहले ज्यादा
बात नहीं करता था, लेकिन जब से वो निया के करीब रहने लगा था, वो बातें करना सीख गया था, जैसे कि दूसरे चील पशु मानव को अपने साथी मिले हैं। अबीर को लगता है कि जब वो सीख जाएगा कि पशु नगर के लोग औरतों के साथ कैसे रहते हैं, तो निया भी उसे पसंद करने लगेगी। निया सर हिलाकर बोलती है, मैं करती हूँ। बाजार में तो एक नारियल 10 रुपए का मिलता है, ये सब इतने महंगे हैं। नारियल का पानी पी लेने के बाद वो अबीर की मदद से उसकी मलाई भी खा लेती है। जब वो लोग रोड पर यात्रा कर रहे थे तो निया को भी वहीं सोना पड़ा। शायद इसीलिए उसे अब सुस्ती आ रही थी। अपना खाना खा लेने के बाद वो खाना पचाने के लिए नेस्ट में सो जाती है। उसे नींद आने से भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अबीर बोलता है, निया। अबीर उसे आराम से बोलता है। फिर जब निया कोई जवाब नहीं देती है तो अबीर उसे उठाकर नेस्ट के बीच में सुला देता है। ये निया के साथ बहुत कम बार हुआ जब उसे अच्छा खाना मिला हो और चैन की नींद भी नसीब हुई हो। उसके गुलाबी होठ थोड़े खुले हुए थे, जिससे उसके 2 दांत दिख रहे थे और थोड़ी सी जीभ भी दिख रही थी। उसकी सांसों से नारियल की खुशबू आ रही थी। अबीर सोई हुई निया को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो अपना सर नीचे करके निया के होठों पर किस कर देता है। जैसे ही उसके होठ निया के होठों को छूते हैं, वैसे ही वो अलग हो जाते हैं। फिर अबीर अपने चेस्ट पर हाथ रखता है, जहां उसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा था मानो वो अभी ही बाहर निकल जाएगा। वो तुरंत ही चील बनकर ऊपर उड़ जाता है। जैसे ही वो ऊपर उड़ता है, वो बाकी सभी पशु मानवों को भी आवाज लगाकर बुला लेता है। यहाँ पर उन पशु मानवों में पशु नगर की तरह कोई अंतर और औहदे नहीं थे। अभी वहां पर अबीर लड़की को लेकर आया था, तो उसके बुलाने पर सभी वहां पहुंच गए थे। वो बोलता है, यहाँ पर कुछ पशु मानव हैं जो निया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। तुम भी मेरे साथ इधर उधर देखो। वो आगे बोलता है, अगर तुम्हें कहीं भी एक नाग पशु मानव और एक तेंदुआ दिखे तो तुरंत मुझे बताना। उन पशु मानवों की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो तुरंत ही मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नाग और तेंदुआ इसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या नाग पशु मानव इसका साथी नहीं है? एक थोड़ी ज्यादा उम्र का पशु मानव बोलता है। वो बूढ़ा हो रहा था और याद कर रहा था कि उसके पिता ने उसे लड़कियों के बारे में क्या बोला था।